छात्रों, आज की क्लासेस में आपका स्वागत है और अभिनंदन। आज आप लोगों के क्लास में एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। है तो बहुत छोटी सी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, सर्वप्रथम जब भी शुरुआत होती है तो हमें इन परिभाषाओं के साथ तैयारी करनी पड़ती है, इसके बारे में जानकारी करनी पड़ती है। आगे बढ़ते कितना भी आगे बढ़ते जाएं, लेकिन इनकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ती रहती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि छोटा बड़ा मैंने पढ़ा। शुरुआत तो अक्षर शुरू से ही, स्वर से ही, व्यंजन से ही हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा कितना भी आगे बढ़ जाए, फिर भी छोटा बड़ा काका गागा की आवश्यकता हमें जरूर पड़ती है। उसके बिना हमारी कोई भी परिभाषा, कोई भी लिखावट अधूरी होगी। इसलिए आप लोगों को एक जानकारी बहुत ही अच्छी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, चाहे छोटे क्लासेस हो या बड़े क्लासेस हो, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। सबसे पहले आता है, जब हम शुरुआत करते हैं स्वर से। स्वर क्या है? स्वर है तो बहुत आसान, लेकिन इसकी परिभाषा आप बिना समझे हुए ना लिख पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना याद हो पाएगा। तो ध्यान दीजिए, स्वर स्वयं उच्चरित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। बहुत छोटी परिभाषा है। स्वयं उच्चरित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वर के बाद में अब स्वर में क्या आता है? अ आ, इ उ ए आए, ओ आओ तक आ गया। यानी स्वरों की संख्या 11 बताई गई है, जिसमें अंग एक अनुस्वार है और आहा विसर्ग है। 2 को निकाल दिया गया 13 में से, 11 स्वर हैं। अब स्वर की परिभाषा हो गया। अब आ जाइए दूसरा नंबर, व्यंजन। पहला हो गया स्वर और दूसरा व्यंजन पर पहुंच जाइए। व्यंजन वह वर्ण जो बिना स्वरों की सहायता से उसका उच्चारण न हो। जैसे पहला व्यंजन का है का, तो का के बाद आ का उच्चारण जरूर हुआ, और आया तो वो स्वर है। इसलिए बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन वर्णों की का उच्चारण नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये व्यंजन हो गया। अब स्वर और व्यंजनों की संख्या 36 बताई गई है, का से लेकर के ज्ञा तक। इसमें वर्णों के अनुसार इनके उच्चारण स्थान भी बताए गए हैं, वो विस्तार से बाद में बताएंगे। पहले ये परिभाषा आप समझ लीजिए। अब व्यंजन में का से लेकर ज्ञा तक हो गया, स्वर व्यंजन की परिभाषा हो गया। अब आ जाइए, उससे आगे क्रम में वर्ण आता है। क्या आता है? वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है, भाषा की वह छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। भाषा की वह छोटी इकाई जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो वर्ण कहलाता है। जैसे स्वर और व्यंजन, ये वर्ण हो गया। अब वर्ण के बाद अगला क्रम आता है वर्णमाला, जिसे कहते हैं। वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब उसी में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं।
वर्णमाला के बाद में आता है शब्द का नंबर। मेरे प्रिय बच्चों, शब्द की परिभाषा वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जब शब्द की परिभाषा हो गई तो शब्द के भेद, शब्द के भेद, शब्द के दो भेद हैं मुख्यतः, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का सही सही अर्थ मिलता है, निकलता है, वो सार्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे कलम, पुस्तक, चाक, डस्टर, स्कूल आदि। जिन शब्दों का अर्थ पूर्ण रूप से नहीं निकलता है वो निरर्थक होते हैं। जैसे सार्थक के साथ निरर्थक भी चलता रहता है। जैसे कहा कुर्सी, कुर्सी, रोटी, ओटी। तो जो रोटी शब्द आया वो तो सार्थक हुआ, लेकिन जो ओटी शब्द आया उसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो वो निरर्थक हो गया। यानी सार्थक और निरर्थक दो शब्द। अब सार्थक शब्दों के भेद में सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं, पढ़ते भी होंगे, संज्ञा। सार्थक शब्द में पहला आता है संज्ञा, किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा। जैसे मोहन, पुस्तक, आगरा, गाय, बचपन आदि। इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, ये पांचों के उदाहरण बताए जा चुके। यानी संज्ञा की परिभाषा हो गया। संज्ञा के बाद में आता है सर्वनाम। बहुत ही आसान है। जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वह, आप आदि। सर्वनाम की परिभाषा हो गया। अब आ जाइए क्रिया। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना आदि। क्रिया के बाद में विशेषण आता है। विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को जो प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे गाय सफेद है, घोड़ा काला है, कुत्ता काला है। तो यहां कुत्ता, गाय, घोड़ा ये तो संज्ञा हो गई, और जो काला सफेद जो उसकी विशेषता हुई। तो जो विशेषता संज्ञा की प्रकट करे वो विशेषण कहलाता है। इसका परिभाषा ये हुआ। एक परिभाषा आ गया अव्यय। अव्यय, अव्यय का साधारण अर्थ है जो व्यय ना हो। अव्यय, जो व्यय ना हो। जिन शब्दों में लिंग, कारक, वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे पढ़ता है,
तो जो धीरे धीरे शब्द आया ये अव्यय है। अव्यय की परिभाषा हो गया। बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में मैं परिभाषा बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझते रहिए। अब ये वाक्य, ये है तो बहुत छोटे शब्द, इसको लोग देखेंगे तो कहेंगे ये तो बहुत आसान है, इसको तो मैंने पढ़ा ही है। लेकिन जब परिभाषा, भैया स्टैंडअप परिभाषा बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए समझना बहुत ही आवश्यक है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों के ऐसे समूह जिनका अर्थ पूर्ण हो, वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह, वाक्य पूर्ण हो, ऐसे शब्दों को, ऐसे समूहों को वाक्य कहा जाता है। जैसे यह एक गाय है, यह एक गाय है, तो एक वाक्य पूरा हो गया, अर्थ भी पूर्ण है, शब्दों का समूह भी है और वाक्य पूरा हो गया, वाक्य की परिभाषा हो गया। आगे ये भाषा, भाषा तो वैसे बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, उड़िया। श्रेष्ठकर हिंदी और इंग्लिश की बात आती है, हिंदी अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी में भाषा है क्या? हिंदी की भाषा, अंग्रेजी की भाषा है। भाषा की परिभाषा, वह माध्यम, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को, हम अपने भावों एवं विचारों को, भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे माध्यम को, ऐसे साधन को हम भाषा कहते हैं। दूसरों को पहुंचाते हैं और उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, ऐसे माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अब आ गया व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा सब लोग जानते होंगे। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आ जाता है, उसी व्याकरण कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने ये 14 हेडिंग बताया है मुख्य रूप से, और इन 14 में से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारे 14 की 14 परिभाषा आपके दिमाग में आ जाएगी। अब इसी वाणी के साथ आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।